नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 8वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। सतीश और सावित्री में बहस होने के बाद सतीश मेस छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। सतीश को ऐसा लगता है कि उसकी मूर्खता के कारण उसकी और सावित्री की जो बदनामी हुई है उसमें उसे अकेले छोड़कर चले आना ठीक नहीं हुआ। वह बिहारी से पूछता है कि वो सावित्री को मेस में जाकर देख आए। बिहारी को मेस में जाकर पता चलता है कि सावित्री मेस छोड़ चुकी है। बिहारी सावित्री के घर उसका हाल पूछने जाता है। जाकर देखता है कि किवाड़ उगड़ा था और सावित्री जमीन पर बैठी थी और थोड़ी दूर तख्त पर विपिन शराब पीकर बेहोश पड़ा था। बिहारी को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो नाराज होकर चला जाता है। दरअसल जब सावित्री घर पर नहीं थी उसी समय विपिन शराब पीकर मोक्षदा को 10-10 रुपये देकर सावित्री के कमरे का ताला खुलवाकर उसके बिछौने पर जा बैठा था। विपिन ने घर के सभी लोगों को शराब पिलाकर मदमस्त कर दिया था। सावित्री जब कमरे में गई तो उसे लगा जैसे सतीश शराब पीकर लेटा हुआ है। तभी घर की स्वामिनी आ जाती है और सावित्री से कहती है कि यह सब कैसा उत्पात है, मैं तो तुम्हें भली औरत समझती थी। सतीश का मन भी उस नई जगह में उचट सा गया था। वह अपने गांव वाले घर जाने का निश्चय कर लेता है और कलकत्ता छोड़कर अपने घर चला जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सतीश उसी दिन कलकत्ता छोड़कर चला गया। सतीश के सूखे और दुर्बल चेहरे की ओर देखकर उपेंद्र ने कहा, भैया क्या यही तुम्हारी डॉक्टरी सीखने का नमूना है? सतीश ने हंसकर कहा, नहीं हो सका उपेंद्र दादा। उपेंद्र ने विस्मय के साथ कहा, हो नहीं सका का क्या माने रे? सतीश ने लज्जित भाव से कहा, डॉक्टरी पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है उपेंद्र दादा। उपेंद्र ने स्नेह की दृष्टि से क्षण भर सतीश के सुंदर सुडौल शरीर की ओर ताकते रहकर कहा, अच्छा ही हुआ, गवई गांव में जाकर अनर्थक कुछ जीवों की हत्या ही तो करता। उस पाप से भगवान ने तुझे बचा लिया। इसके उपरांत लगभग महीने भर के बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, मेरे साथ तुम्हें कलकत्ते चलना होगा सतीश। सतीश ने हाथ जोड़कर कहा, यह हुक्म न करो उपेंद्र दादा। कलकत्ता अच्छा शहर है, अद्भुत शहर है, सब अच्छा है, लेकिन मुझसे चलने के लिए न कहो। बात सतीश ने हंसी के बहाने से कहनी चाहिए, किंतु उसकी यह छलना उसके हृदय की व्यथा को ढक न सकी। उसकी बनावटी हंसी वेदना के स्पर्श से ऐसे विकृत रूप में दिखाई दी कि उपेंद्र बाबू आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह ताकने लगे। उन्हें जान पड़ा कि सतीश कलकत्ते में निश्चय ही कुछ कर आया है। क्षण भर बाद उन्होंने कहा, अच्छा तो रहने दे सतीश, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। उपेंद्र के मन के भाव का अनुमान लगाकर सतीश ने कुंठित होकर प्रश्न किया, कब जाओगे उपेंद्र दादा? उपेंद्र, आज। सतीश, आज ही? अच्छा चलो मैं भी चलूंगा। कहकर राजी होकर सतीश अपने कमरे में लौट आया और क्षण भर में ही कलकत्ता पहुंचने के लिए अधीर हो उठा। बिहारी से बोला, फिर पोटला पोटली बांध डाल बिहारी, कलकत्ते चलना होगा। बिहारी ने चिंतित मुख से कहा, कब बाबूजी? सतीश ने हंसकर कहा, कब क्या रे, आज ही रात की गाड़ी से। बिहारी अच्छा कहकर मुंह भारी करके चला गया। सतीश ने उसके अप्रसन्न मुख को लक्ष्य करके सोचा, बिहारी को यहाँ कुछ कामकाज नहीं रहता, इसी से वहाँ परिश्रम करने के डर से जाना नहीं चाहता। किंतु अंतर्यामी भगवान जानते हैं, सतीश बूढ़े बिहारी के मन की बात बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। इसके पहले सतीश ने बातों ही बातों में बिहारी से कहा था कि अच्छा बिहारी, इतने दिनों में सावित्री निश्चय ही लौट आई होगी, लेकिन क्या तू बता सकता है कि वह कहाँ गई थी? बिहारी ने संक्षेप में कहा था, ना बाबू। कहना चाहता तो इस विषय में बहुत सारी बातें कह सकता था, किंतु एक दिन सावित्री के मुंह के ऊपर अपने मर्द होने का अहंकार करके वह चला आया था। अपने उस गर्व को वह किसी तरह खंडित न कर सका। जिस दिन सतीश कलकत्ते से लौट आकर घर में प्रवेश करते ही दोनों हाथ जोड़कर आर्तकंठ से कह उठा था कि भगवान तुम जो करते हो वह अच्छे के लिए ही करते हो। उस दिन सृजनहार के किस विशेष काम को स्मरण करके उसने इतना बड़ा धन्यवाद दिया था, यह बात अगर कोई सतीश से पूछ बैठता तो जान पड़ता। अथच वह निश्चित रूप से जानता था
कि कितने बड़े संकट के मुंह से निकलकर वह निरापद लौट आ सका है। कितने बड़े और कठिनाई से काटे जा सकने वाले जाल के फंदे को कितने सहज में छिन्न भिन्न करके उससे बाहर निकल आया है। अपने इस सौभाग्य को उसने कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहा था, किंतु हृदय के भीतर रहने वाले उसके अबोध मन ने उधर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह औंधा पड़ा दिन रात एक ही भाव से रोता हुआ बिता रहा था। फिर भी चेष्टा करके वह पहले की तरह अपने लड़कपन के साथियों, बंधु बांधवों के साथ थिएटर, गाना बजाना, कुश्ती लड़ना आदि में मिलता जुलता था, लेकिन किसी भी प्रकार पहले की तरह न मिल पाता था। बल्कि जो आदमी घर में अपनी गृहलक्ष्मी के साथ झगड़ा करके बाहर अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है, उसी की तरह हर काम में छिद्र ढूंढने वाला और असहिष्णु चिड़चिड़ा होकर वह इस 1 महीने के समय में बिना विचारे सभी को डसता फिरता था। इसी तरह दिन बीतने के बीच अकस्मात आज कलकत्ते चले जाने का बुलावा पाकर उसकी विद्रोह करने वाली गृहलक्ष्मी धूल में लौटना छोड़कर उठ बैठी और भविष्य में होने वाले भले बुरे की ओर तनिक भी न देखकर वह चलने के लिए पैर उठाकर खड़ी हो गई। उसी रात को उपेंद्र और सतीश कलकत्ता जाने के लिए डाक गाड़ी के एक 2nd क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। सीटी देकर गाड़ी चल पड़ी। उपेंद्र बाबू खिड़की से मुंह हटाकर बिस्तर पर चित्त लेट गए, लेकिन सतीश खिड़की से सिर निकाले बाहर ही देखता रहा। डाक गाड़ी सब स्टेशनों पर नहीं रुकती। मैदान, नद, नदी, गांव, सड़क, पुल आदि लांघती हुई ट्रेन दौड़ी चली जा रही थी। गाड़ी की चाल इतनी तेज थी कि किनारे अकेले खड़े हुए बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देने के साथ पल भर में ही आंखों से ओझल हो जाते थे। दिगंत में वृक्षों और बांसों के झुंड अंधेरा किए हुए थे और उसी अंधकार के नीचे नदी जहां पर मुड़कर टेढ़ी हुई थी, वहां पर उज्जवल जल की रेखा खिड़की के नीले शीशे के भीतर दिखाई देती थी। बाहर वृक्ष, झाड़ी, मैदान, रेल की लाइन के किनारे घास के जंगल और सूखे हुए पानी के गड्ढे, सब जगह फीकी चांदनी बिखरी हुई चुपचाप पड़ी थी। सतीश की आंखों में आंसू भर आए। इस रास्ते से वह कितनी ही बार आया गया है। इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को वह कितनी ही बार ऐसे ही फीकी चांदनी के प्रकाश में लेटी हुई देख पाया है, किंतु किसी दिन उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया। उसे जान पड़ने लगा सभी बिछड़े हुए, निर्लिप्त और मृत हैं। कोई भी किसी के लिए व्याकुल नहीं है, कोई भी किसी का मुंह नहीं ताकता, किसी के कोई से अपेक्षा नहीं रखता। सभी स्थिर हैं, सभी उद्वेग शून्य हैं, सभी अपने आप में संपूर्ण हैं। इस निर्विकार और उदास धरती की ओर देखते रहने में उसे क्लेश मालूम पड़ने लगा। वह आंखें पोंछकर खिड़की के पास से हट आया और बेंच पर चित लेट गया, किंतु क्षण भर बाद ही उठ बैठा। बक्स खोलकर उसने बांसुरी निकाली और उपेंद्र को लक्ष्य करके धीरे से कहा, गाड़ी की घरघराहट से अगर तुम्हारी नींद में विघ्न नहीं पड़ता तो बांसुरी के शब्द से भी नहीं पड़ेगा। मुझे तो नींद नहीं आती। इतना कहकर वह फिर खिड़की के पास खिसक गया और बाहर की ओर दृष्टि रखकर बांसुरी बजाने लगा। उपेंद्र बाबू सो रहे थे। उनसे कुछ उत्तर नहीं मिला। भगवान ने सतीश को गाने के लिए अच्छा गला और बजाने के लिए निपुण हाथ दिए थे। इसमें उन्होंने तनिक भी कृपणता नहीं की थी। बचपन से ही सतीश ने यह गाने बजाने की विद्या सीखी थी, बाकायदा शिक्षा प्राप्त की थी। सतीश बंसी बजाने लगा। उस शुद्ध, अनिर्वाचनीय, मनोहर संगीत की खूबी को समझने वाला वहां कोई भी नहीं था। केवल बाहर आकाश में खंडित चंद्रमा उस संगीत से मुक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और पृथ्वी पर सोई हुई चांदनी की नींद उचट गई। धीरे धीरे गाड़ी की चाल जब धीमी हो चली और मालूम पड़ा कि स्टेशन नजदीक आ गया है, तब सतीश ने बजाना बंद करके बांसुरी रख दी। उपेंद्र जमाई लेकर उठ बैठे और बोले, बस अगर कुछ सीखना होगा तो बांसुरी बजाना ही सीखूंगा। उस दिन तेरा सितार सुनकर बेकार ही सितार खरीद लाया, रुपए मिट्टी में मिल गए। सतीश ने हंसकर कहा, दुहाई है उपेंद्र दादा, अब कहीं शहनाई न खरीद लाना। घर में बैठकर शहनाई बजाना सीखोगे तो मोहल्ले वाले भाग खड़े होंगे। उपेंद्र ने तनिक भी कुंठित न होकर कहा, ना, सीखूंगा तो तेरे घर में बैठकर सीखूंगा। दोनों जने हंसने लगे। दूसरे दिन बहुत दिन चढ़े गाड़ी हावड़े पर आकर रुकी। उपेंद्र ने सतीश से पूछा, तू कहाँ जाएगा? सतीश ने विस्मित होकर कहा, वाह जी, जाऊंगा कहाँ, तुम्हारे ही साथ चलूंगा। उपेंद्र ने कहा, और कोई ठिकाना नहीं? सतीश ने कहा, तुम भी खूब आदमी हो दादा। इस संबंध में फिर कोई बात न हुई।
स्टेशन पर उतरते ही एक साहबी पोशाक पहने बंगाली ने आगे बढ़कर उपेंद्र से हाथ मिलाया। यह उपेंद्र के लंगोटिया यार थे। नाम था ज्योतिष चंद्र राय। बैरिस्टर थे। उपेंद्र का तार पाकर उन्हें लेने आए थे। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था वह कुली ने गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। तीनों जने गाड़ी के भीतर बैठे। बिहारी कोच बक्स पर जा बैठा और कोचवान ने गाड़ी हाँक दी। कई सड़कें और गलियां पार करके गाड़ी एक बड़े बड़े खंभों पर टिके बारामदे वाले मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। तीनों जने उतर पड़े। संध्या होने में अब देर नहीं। उपेंद्र और सतीश पथुरिया घाट की एक बहुत तंग गली के मोड़ पर आकर खड़े हो गए। उपेंद्र ने कहा, जरूर यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया। कहा, इस गली के भीतर मनुष्य नहीं रह सकता, या कभी नहीं। आप भूलते हैं दादा, टूटी फूटी दीवार में एक टीन का तख्ता लगा है। बहुत संभव है उसमें कभी इस गली का नाम लिखा हो, पर अब तो उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं जाता। अच्छी तरह जाने बूझे बिना इस गली में घुसना ठीक नहीं, या पाताल में प्रवेश करने का सुरंग भी हो सकता है। उपेंद्र ने हंसकर कहा, अच्छा तो तू यहाँ खड़े रहकर पहरा दे, मैं गली के भीतर घुसकर देखाऊं। सतीश ने पहले उपेंद्र को रोकने की चेष्टा की, फिर उपेंद्र के पीछे पीछे जाते हुए कहा, उपेंद्र दादा, मेरे जैसा गुंडा टाइप के लोग भी ऐसी जगहों में संध्या के बाद आने का साहस नहीं करते। आपकी तो बड़ी हिम्मत देख पड़ती है। उपेंद्र ने हंसकर कहा, गुंडों में क्या भले आदमियों से अधिक हिम्मत होती है सतीश? बुरे काम कर सकने को हिम्मत नहीं कहते। सतीश इस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से राह देखकर आगे बढ़ने लगा। पैरों के नीचे खुली नाली थी जिसमें कीचड़ भरी थी और उससे दुर्गंध आ रही थी। सतीश की नज़र कमजोर थी। उसे उसमें गिर पड़ने की आशंका घेरे हुई थी। एक जगह पर वह गली बहुत ही सकरी थी और अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का खूंट खींचकर कहा, उपेंद्र दादा, क्या कर रहे हो? रात को जान दे दोगे क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, अब मुझे ठीक से याद आ गया है, और एक घर के बाद ही वह 13 नंबर का घर है। 8 वर्ष पहले सिर्फ एक बार यहाँ आया था, इसी कारण पहले पहचान नहीं सका। अब अच्छी तरह जान लिया है, यह वही गली है। सतीश को विश्वास नहीं हुआ। बोला, राह जरूर है, किंतु हमारे तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों के लिए खास करके यह राह बनाई गई है, उनमें से किसी के साथ मुठभेड़ हो गई तो जाड़े की रात में नहाकर जान देनी पड़ेगी। अभी कुशल है, अभी लौट चलो। उपेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। वे सतीश का हाथ पकड़कर एक तरह से उसे खींचते हुए आगे बढ़े। कुछ और आगे बढ़कर एक घर के सामने आकर खड़े हो गए। सतीश से बोले, तू सिगरेट पीता है? तेरे जेब में जरूर दिया सलाई होगी। एक सलाई जलाकर तो देखूं, इस घर का नंबर क्या है? सतीश ने दिया सलाई जलाकर अच्छी तरह नंबर जांच कर देखा, फिर कहा, नंबर तो अच्छी तरह पढ़ा नहीं जाता, लेकिन दरवाजे के चौखट पर खड़िया से 13 का अंक स्पष्ट लिखा हुआ है। तुम्हारा कहना ठीक जान पड़ता है, किंतु मैं पूछता हूँ, घर का नंबर 13 हो या 93, यहाँ तुम्हारा प्रयोजन क्या हो सकता है? उपेंद्र इसका उत्तर न देकर पुकारने लगे, हरान दादा, ओ हरान दादा। ऊपर नीचे पास दूर सब जगह अंधकार था, कहीं से कोई आवाज नहीं। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर में ऊपर की खिड़की थोड़ी सी खुली। किसी स्त्री की आवाज आई। कौन है? उपेंद्र ने कहा। दरवाजा खोलने के लिए कहिए। हरान दादा कहाँ हैं? स्त्री ने कहा, आती हूं, जरा ठहरिए। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खोलने के शब्द के साथ प्रकाश की एक रेखा राह में दिखाई दी। उपेंद्र दरवाजा ठेलकर चौखट के ऊपर खड़े होकर सन्नाटे में आ गए। वही स्त्री किवाड़ खोलने आई थी। मिट्टी के तेल की जलती हुई कुप्पी हाथ में लिए हुए खड़ी थी। सिर के ऊपर जरा सा आंचल था और उसके अंदर यत्न से गूंथी गई चोटी का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा था। देखा गया चोटी का एक केश भी अस्त व्यस्त नहीं है। निर्दोष सुंदर मुख के ऊपर हाथ की कुप्पी का प्रकाश पड़ने से दोनों भौहों के बीच गहरे रंग की टिकली चमक उठी और उसी टिकली के कुछ नीचे झुकी हुई आंखों के भीतर से बिजली की एक लहर सी दौड़ गई।
चारों ओर के घने अंधकार में उस बिजली की अपूर्व चमक क्षण भर के लिए सतीश और उपेंद्र दोनों को जैसे एक चक्कर में डाल गई। सतीश स्पष्ट देख पाया कि उस रूपवर्ती नारी के दोनों होठों में हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार लौट जाती है। सतीश ने उपेंद्र के शरीर को ढकेल कर उसे सचेत किया। उपेंद्र जैसे चौंक पड़े और हड़बड़ा कर कह उठे, हरान दादा कहाँ हैं? सुंदरी ने कहा, वह ऊपर हैं, उठ बैठ नहीं सकते। माँ भी 7-8 दिनों से बीमार है। केवल मैं ही घर में बीमारी से बची हूँ। आप उपेंद्र बाबू ही हैं ना? हम लोगों ने आशा की थी कि आप कल आवेंगे, इसी से तैयार न थे। रसोई घर में रहने से इस तरफ की आहट ही नहीं मिलती, आवाज़ सुन नहीं पड़ती। इसी से बहुत देर और ज़ोर से पुकारने की ज़रूरत होती है। ऊपर चलिए ना, यहाँ बहुत ठंड है। इतना कहकर राह दिखाने के लिए वह नारी ऊपर जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 सीढ़ी चढ़कर घूमकर हाथ की रोशनी नीचे की ओर करके बोली, संभाल कर चलिएगा, जगह जगह सीढ़ियों की ईंटें निकल गई हैं। दोनों मित्रों ने सीढ़ियों की ओर देखते ही समझ लिया कि जो आशंका प्रकट की गई थी वह निर्मूल नहीं है, अतः वे सावधान होकर चढ़ने लगे। मकान पक्का और पुराना था। पहले ऊपर के खंड में 4-5 कमरे थे। उनमें से 2 तो एकदम गिरकर बेकार हो गए थे और एक आने वाली बरसात में गिर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। बाकी 2 में से सामने की ओर जो कमरा था उसी में तीनों जनों ने प्रवेश किया। उनके भीतर पैर रखते ही यह समझ में आ गया कि यह बिल्कुल ही अनाधिकार प्रवेश हुआ है। चूहों के झुंड उस समय पुराने जीर्ण बेकार गद्दे, तकियों और रुई से निकल निकल कर कमरे भर में बिखरते हुए इधर उधर मनमानी करके दौड़ने लगे। असमय में रोशनी के साथ ही जन समागम देखकर विक्षुब्ध होकर वे ची ची करके इधर उधर भागने लगे। सारे कमरे में टूटी फूटी मेज कुर्सियां, टूटे लकड़ी के संदूक, टूटे टिन के ट्रंक, खाली शीशियां और बोतलें तथा और भी न जाने क्या क्या कितना घर की सजावट का रद्दी सामान इधर उधर अस्त व्यस्त फैला पड़ा था। उसी कमरे में एक किनारे पर एक तख्त पड़ा हुआ था। फटे गद्दे, तोशक, तकिए आदि उसी पर ढेर थे, जिन्हें जबरदस्ती एक तरफ ठेलकर तख्ते के एक हिस्से में एक चटाई बिछा दी गई थी, आने वाले अभ्यागतों के बैठने के लिए। उस स्त्री ने फर्श के ऊपर मिट्टी के तेल की डिब्बी रखकर कहा, जरा ठहरिए, मैं खबर दे आऊं। यह कहकर वह जैसे ही कमरे के बाहर गई, वैसे ही सतीश जूते पहने हुए उन अभ्यागतों के लिए बिछे हुए आसन पर उछलकर जा खड़ा हुआ। उपेंद्र त्रस्त होकर कह उठे, यह क्या कर रहा है रे? सतीश ने अस्पष्ट स्वर में झिड़की दी, कहा, पहले प्राणों की रक्षा तो हो ले, फिर भद्रता की रक्षा होगी। देखते नहीं हो, पैरों के पास रोशनी देखकर कमरे भर के सांप बिच्छू धावा बोल देंगे। सतीश ने ऐसा डराया कि सोचने और बहस करने का मौका नहीं रहा। उपेंद्र भी उछलकर जूते पहने ही तख्त के ऊपर खड़े हो गए। तख्त की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों मित्र जब एक दूसरे को ठेल रहे थे, उसी समय वह स्त्री लौट आई और दरवाजे के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस उठी। ये दोनों आदमी डर गए हैं, यह उस स्त्री से छिपा नहीं रहा। उसने कहा, यह मेरे ससुर की देहली है, आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं। उपेंद्र अप्रतिभ होकर चटपट उतर पड़े और सतीश के ऊपर खींचकर बड़बड़ाने लगे, तूने ऐसा डरा दिया कि। सतीश नहीं उतरा, किंतु विनय की मुद्रा में बोला, डरूं न तो क्या करूं उपेंद्र दादा। यह ठीक है कि मेरी विद्या चाणक्य नीति के श्लोकों की तरह ही सीमित है, किंतु मैं प्राण बचाने को अति श्रेष्ठ धर्म समझता हूं। इसके बाद स्त्री की ओर देखकर सतीश ने कहा, अच्छा आप ही बताइए, आत्मरक्षा के लिए थोड़ा सा निरापद स्थान खोजकर क्या मैंने कुछ अनुचित कार्य किया? आपके ससुर की पैतृक देहली का अपमान करना हमारे बूते की बात नहीं है, बल्कि हमने तो यथेष्ट सम्मान करके ही आपके आश्रित प्रजा वर्ग की राह छोड़ दी है और एक किनारे में जरा सी जगह लेकर खड़े हुए हैं। तीनों जने विनोद से हंस पड़े। सतीश की हंसी ने इस गरीब घर की गृहलक्ष्मी को व्यथित नहीं किया, बल्कि इस विनोद के भीतर जो सरलता और सहानुभूति और जो संवेदना छिपी हुई थी, उसे इस बुद्धिमती तरुणी ने बहुत ही सहज में ग्रहण कर लिया और इस बात का सुस्पष्ट प्रकाश उस तरुणी के हृदय के उज्ज्वल मुख पर देखकर उपेंद्र को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने उसके मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
आपके सामने आपकी प्रजा सतीश के ऊपर अत्याचार करने का साहस नहीं करेगी। अब जान पड़ता है यह आदमी नीचे उतर सकता है। निश्चय कहकर रोशनी की डिब्बी हाथ में लेकर तरुणी ने सतीश की ओर देखकर भुवन मोहिनी हंसी हंसकर कहा, अब आप राजा के दर्शन को चलिए। इतने से हास्य विनोद से ही अपरिचय की दूरी जैसे एकदम दूर हो गई। तीनों जने प्रसन्न प्रफुल्ल मुख होकर उस कमरे के बाहर निकले। राजा के दर्शन की इच्छा से उपेंद्र और सतीश हंसते हुए चेहरे से दूसरे कमरे में घुसते ही सन्नाटे में आकर खड़े हो गए। अचानक क्रोधित गुरुजी के हाथ का थप्पड़ खाकर हंसते हुए बालक छात्र के मुख का भाव जैसे बदल जाता है, वैसे ही दोनों जनों के मुख की हंसी पल भर में ही अदृश्य हो गई। हंसी की चमक काली पड़ गई। क्षण भर बाद कुंठा और ग्लानि का भाव दूर होने पर उपेंद्र ने निकटवर्ती शैया के पास जाकर पुकारा, हरान दादा। हरान निर्जीव जैसे पड़े थे। अस्पष्ट स्वर में बोले, आओ भाई आओ, अब तो उठ बैठ नहीं सकता, इसी से तुमको यहाँ आने का कष्ट दिया। इतना कहकर ही वह हाँफने लगे। उपेंद्र उसी बिछौने पर एक तरफ शिथिल से बैठ गए। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए। छाती तथा पसलियों को कपाती हुई रुलाई की एक लहर उनके गले के छोर तक आ गई, जिसे दबाना उनके लिए कठिन हो गया। उन्हें कोई बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह दांतों से दांत दबाकर अपने को संभालते हुए कड़े होकर बैठे रहे। उधर सतीश चंद्र एक बड़े काठ के संदूक के ऊपर सूखे हुए मुख से काठ की तरह निश्चेष्ट बैठा हुआ दृश्य देख रहा था। रोगी का बिछौना मैला कुचला और सैकड़ों जगह फटा हुआ था। सिरहाने एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। कमरे के भीतर और कोई रोशनी नहीं थी। यह स्वल्प प्रकाश हरान बाबू के रक्त शून्य विवर्ण शीतल मुख पर पड़ रहा था, जिससे जीते जी मुर्दे के समान उनका शरीर और भी विकृत और विभत्स दिखाई देता था। सूर्य की गर्मी तथा प्रकाश और आकाश की स्वच्छ वायु इस कमरे में शायद कभी नहीं आती। इस घर के हाड़ मांस में जो जीर्णता और अंधकार पलता और पुष्ट होता आया है, वह इस घोर जाड़े की रात में अत्यंत अल्प प्रकाश में कुष्ठ रोग की तरह सारी दीवारों के अंग प्रत्यंग में जैसे फूट पड़ा हो। इस दिन रात बंद रहने वाले कमरे की रुकी हुई दूषित वायु किसी आत्महत्या करने वाले मनुष्य के मुख से निकले हुए जहरीले फेन की तरह फूल कर फैल कर इस घर में रहने वाले के कंठ की नली को जैसे क्षण क्षण पर अधिकाधिक रुंधाती जा रही है। इस घर के द्वार पर मृत्यु के दूतों का पहरा बैठ गया है। चारों ओर की दशा देखकर सतीश बारंबार कांप उठने लगा। उसका जी चाहने लगा कि वह चिल्लाकर यहाँ से भाग खड़ा हो और सीधे सड़क पर जाकर दम ले, तभी उसको चैन और शांति मिलेगी। यहाँ ऐसे घर में मनुष्य कैसे जीता रहता है। थोड़ी ही दूर पर तरुणी खड़ी थी, जो इन्हीं मरणासन्न हरान बाबू की पत्नी और इस घर की बहू थी। उसकी ओर एक बार नजर डालते ही सतीश जैसे और भी डर गया। कहाँ गया उसका वह अनुपम रूप, कहाँ गई उसकी वह भुवन मोहिनी हंसी। सतीश की दृष्टि के सामने जैसे प्रेत लोक की पिशाचिनी प्रकट हो गई। वह सोचने लगा, जिसके स्वामी की यह दशा है, वह हंसती है, बोलती है, हंसी विनोद में योग देती है, रच रच कर जूड़ा बांधती है और माथे पर टिकली लगाती है, श्रृंगार करती है। क्षण भर के लिए सारी नारी जाति के ऊपर सतीश के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। इसी समय हरान ने पुकारा, किरण, माँ को मालूम है कि उपेन आए हैं। बहू ने पास आकर पति के कानों के पास झुककर धीरे धीरे कहा, माँ सो रही हैं, डॉक्टर कहकर गए हैं उन्हें न जगाया जाए, आराम करने दिया जाए। हरान बाबू का मुख विकृत हो उठा। वह चिल्ला उठे, चूल्हे में जाए डॉक्टर, तुम जाकर जगा दो और कह दो कि उपेन बाबू आए हैं। उपेन बाबू पास ही बैठे सब सुन रहे थे। वह व्यस्त होकर कह उठे, आज रात को उन्हें जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हरान दादा, कल सुबह देखा जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि लगातार रोग भोगते भोगते हरान बाबू बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और इसी से उस निरपराध सेवा परायण नारी का अकारण तिरस्कार देखकर उन्हें व्यथा का अनुभव हुआ। उन्होंने इशारे से बहू को सांत्वना देने के इरादे से उसकी ओर देखा, पर कुछ देख न पड़ा। किरणमयी सिर झुकाए हुए थी, इसलिए उसके चेहरे पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। क्षण भर बाद ही क्रोधित बहू तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई। उपेंद्र बाबू उदास होकर बैठे रहे।
और हरान बाबू पहले की तरह हाँफने लगे। कमरे का सन्नाटा सतीश को और भी भयानक जान पड़ने लगा। थोड़ी देर बाद हरान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र के शरीर को छूकर अपने पास खिसकाने का इशारा किया। फिर बहुत ही क्षीण स्वर में पूछा, 7-8 साल में भेंट हुई है, क्या इस बीच तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ? इस बीच उपेंद्र को अनेक बार कलकत्ते आना पड़ा था, किंतु इस समय वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। बोले, बीमारी क्या है हरान दादा? हरान ने कहा, वही खांसी बुखार, अब इसकी चर्चा चलाने की ज़रूरत नहीं, सब समाप्त हो गया, जब तक सांस चलती है तभी तक। उधर काठ के संदूक पर बैठे हुए सतीश ने मन ही मन सिर हिलाकर इसका अनुमोदन किया। हरान ने कहा, मुझे भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया, समय रहते ख्याल आता तो शायद कुछ काम बन सकता था। फिर क्षण भर चुप रहकर कहा, काम और क्या बनता, खैर इन बातों को जाने दो। अब एक काम करो भाई, मेरे 1-2 हज़ार रुपये का जीवन बीमा किया हुआ है और यह पुराना टूटा फूटा घर है। तुम तो वकील हो, कुछ ऐसी लिखा पढ़ी करा दो जिससे यह सब कुछ तुम्हारी देखरेख और तुम्हारे ही अधिकार में हो। मरने के पहले मैं यह सब संपत्ति अपनी बूढ़ी माँ और तुमको सौंपे देना चाहता हूँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? हरान ने कहा, मेरी स्त्री किरण? हाँ, वह तो है ही, उसके माँ बाप कोई जीवित नहीं है, उसे भी देखना। उपेंद्र एकटक मृत्युशैया पर पड़े हुए कुछ देर के मेहमान हरान बाबू के मुख की ओर देखते हुए सोचने लगे। सतीश ने जेब से घड़ी निकाल कर देखी। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, दादा रात के 10 बज गए हैं, वहाँ लोग हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। हरान ने सतीश के मुख की ओर देखकर पूछा, यह कौन है उपेंद्र? उपेंद्र ने कहा, यह मेरे मित्र हैं, हम दोनों एक साथ कलकत्ते आए हैं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ हरान दादा, कल सवेरे फिर आऊँगा। हरान ने कहा, नहीं कल नहीं, कागज़ तैयार करके परसों आना, जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कहूँगा। यहाँ तुम कहाँ ठहरे हो? उपेंद्र ने कहा, शहर के एक सिरे पर एक मित्र के यहाँ ठहरा हूँ। उपेंद्र जब जाने को उद्यत हुए तब हरान ने पुकारा, किरण? उपेंद्र ने चटपट बाधा देकर कहा, रहने दो हरान दादा, सतीश की जेब में दिया सलाई की डिबिया है, उसी की रोशनी में हम मौजे से उतरकर चले जाएंगे। जान पड़ता है वह किसी काम में लगी हुई है। इसके उत्तर में हरान ने जो कहा वह कुछ समझ में नहीं आया। सतीश ने बाहर निकलने के लिए किवाड़ खोले तो जान पड़ा कोई जैसे तेजी के साथ वहां से खिसक गया। सतीश डरकर पीछे हट गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या है सतीश? सतीश ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। इतना कहकर सतीश उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। कैसा घना अंधकार है, एक तो कृष्ण पक्ष, फिर आकाश में बादल भी घिरे हुए हैं, उस पर चारों ओर ऊंचे मकानों ने जैसे उस अंधकार को चारों ओर से ठेलकर नीचे की ओर कर दिया हो। दोनों जने अंदाज से सीढ़ियों के पास आए। उन्होंने देखा नीचे वही मिट्टी के तेल से जलने वाली कुप्पी रखकर किरण में स्थिर होकर बैठी है। उनके पहुंचते ही किरण उठ खड़ी हुई और बोली, मैं रोशनी दिखाती हूँ, संभाल कर उतर आइए, मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में ही यहाँ बैठी हूँ। इस अंधेरी जाड़े की रात में, इस दुरंत जाड़े पाले में सील से भरी भीगी धरती के ऊपर अकेली बहू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी हुई देखकर उसके सिर पर आए हुए वैधव्य की याद करके उपेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। सदर दरवाजा अभी तक खुला पड़ा था। नीचे उतरते ही सतीश एकदम गली में आकर खड़ा हो गया, किंतु उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूमकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा किरणमयी अपने दोनों करुण किंतु तीव्र दृष्टि वाले नेत्र उनके मुख पर जमाए एक विशेष भाव भंगी से खड़ी है। क्षण भर के लिए वह किंग कर्तव्य में मूढ़ होकर निश्चल खड़े रहे। किरण ने पूछा, उपेंद्र बाबू, आप हमारे कौन हैं? उपेंद्र को नहीं सूझा कि वह इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर दे। किरण ने फिर समझा कर कहा, आप मेरे स्वामी के क्या कोई सगे आत्मीय हैं?
इस घर में ब्याह करके आए मुझे इतने दिन हुए, किंतु किसी भी दिन आपका नाम न सुना, उनके मुंह से न माँ के मुंह से। केवल उस दिन सुना जिस दिन आपके यहाँ यह चिट्ठी लिखी गई। इसी से पूछती हूँ। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेंद्र दादा आओ ना। उपेंद्र ने किरण से कहा, ना, मैं आत्मीय नहीं हूँ, मगर हाँ एक विशेष मित्र जरूर हूँ। मेरे पिता जब नोआखाली में थे तब हारान दादा के पिता भी वहाँ के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। वह भी मुझे घर में पढ़ाते थे। हारान दादा और मैं दोनों बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, ओह, इसीलिए लिखा पढ़ी की जा रही है। अच्छा उपेंद्र बाबू, आप सभी कुछ अपने नाम लिख लेंगे? विलंब होते देखकर सतीश गर्दन बढ़ाकर भीतर झांका तो उसके कान में किरणमयी का प्रश्न पड़ा। वह चट जवाब दे बैठा, यही तो तय हुआ है। हरान बाबू के कमरे के बाहर निकलते समय कौन दरवाजे के पास से तेजी से हट गया था, यह सतीश ने पहले ही समझ लिया था। किरणमयी ने घूमकर सतीश की ओर देखा और कहा, अच्छा तो आप भी हैं, अच्छी बात है। इतने दिनों तक इतना कष्ट उठाकर भी किसी तरह दोनों वक्त 2 मुट्ठी अन्न मिल जाता था, अब उसका भी ठिकाना न रहेगा। अब राह राह भटकना पड़ेगा। यही हो, आप ही लोग सब हिस्सा बांट लें। उपेंद्र सन्नाटे में आ गए। सतीश ने जवाब दिया, जिसकी चीज है अगर वही दे जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। किरणमयी के दोनों आंखें आग की तरह जल उठी। उसने कहा, मैं कह सकती हूँ, मरने के समय बुद्धि आच्छन्न हो जाती है, मेरे स्वामी की भी हो गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आप लोग सारी संपत्ति अपने नाम पर लिखने वाले कौन हैं? सतीश भी कुछ कुंठित न होकर उसी दम कह उठा, यह मैं नहीं जानता, किंतु हारान बाबू की बुद्धि आज भी ठीक है, इसकी गवाही मेरा अंतर्मन दे रहा है। किरणमयी ने बहुत ही व्यंग्य के स्वर में जवाब दिया, बहुत अच्छी गवाही है, कहावत है ना, लेकिन छोड़ो, जाने दो। फिर उपेंद्र बाबू की तरफ मुखातिब होकर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैं यह पूछती हूँ कि मैं किस तरह जानूं कि अंत समय आप मुझे राह की भिखारी न बना देंगे, मुझे धोखा न देंगे। अचानक इतना बड़ा आघात उपेंद्र को जैसे असहाय जान पड़ा। उन्होंने कुछ कहना चाहा, किंतु कुछ न कहकर वे चुपचाप अपने आप को संभालने लगे। सतीश ने धीरे से कहा, भाभी जी, आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की किरण में भी तुरंत इसका जवाब नहीं दे सकी। इस व्यंग्यपूर्ण भाभी के आत्मीय संबोधन में जो एक प्रकार की स्पर्धा थी, उसे अनुभव करके वह अवाक हो गई। क्षण भर सतीश की ओर ताकते रहकर किरण ने केवल इतना कहा, भाभी जी, आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, हाँ नहीं है। अपने अधिकार को अगर आप ही न नष्ट कर देती तो हारान बाबू को इतनी सतर्कता की जरूरत न होती। इतनी रात को क्रोध या झगड़ा करना ठीक नहीं, आप खुद सोच कर देखिए। तीव्र कार्बोलिक की गंध से सांप जैसे अपने उठे हुए फण को तत्क्षण समेट लेता है और चोट करने के बदले आत्मरक्षा की राह खोजने लगता है, वैसे ही वह अनुपम सुंदरी, लीला कौशल्यमयी तेजस्विनी नारी पल भर में ही संकुचित हो गई। उसका चेहरा जर्द हो गया। वह विवल दृष्टि से देखकर बोली, मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा है, जरा मैं भी तो सुनूं। अब उपेंद्र से चुप नहीं रहा गया। इस गर्विता नारी का किया हुआ संदेह युक्त तिरस्कार यद्यपि उनके हृदय में तपी हुई बर्ची के नोक की तरह चुभ रहा था, तथापि उनका उच्च शिक्षा से परिमार्जित और भद्रता से भरा हुआ अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। सतीश अन्याय उत्तेजना उत्पन्न करके किरणमयी के भीतर के हृदय से गुप्त रहस्य बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा था। यह बात उपेंद्र जान गए थे। वे सतीश को रोककर किरणमयी से बोले, आप सतीश के पागलपन की ओर ध्यान देकर क्यों घबरा रही हैं? पत्नी को उसके स्वामी की संपत्ति से वंचित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को इससे विशेष सुविधा होगी, यही सोचकर शायद हारान दादा ने लिखा पढ़ी कर देने की बात सोची होगी, किंतु आपकी मर्जी के बिना वह लिखा पढ़ी किसी तरह से नहीं कर सकते। रात बहुत हो गई है, किवाड़ बंद कर लीजिए। चल सतीश, अब देर न कर। सतीश को ठेल कर गली के बीच में खड़े होकर मृदु हास्य के साथ उपेंद्र ने किरणमयी से कहा, कल परसों फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।